Okay, people. So, guys, very good evening. चलिए चलिए जी, करें स्टार्ट. So, I hope you're doing absolutely fine, and we are back to BCR. I guess it is session number 5 today. और आज हम बहुत सारा प्रैक्टिस एज वेल एज एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन करने वाले हैं रिगार्डिंग बीसीआर एंड स्पेसिफिकली रिगार्डिंग द वे यू नीड टू प्रेजेंट योर पेपर, यू नीड टू राइट योर आंसर्स, राइट. आज के दिन अगर आपके पास नोटबुक नहीं है तो काम नहीं चलेगा, तो प्लीज जो भी नोटबुक आपके पास होगी सामने बीसीआर की है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई भी नोटबुक फिलहाल सामने रखिएगा, राइट. आज हमें बहुत सारी चीजें डिस्कशन करनी है, ठीक है. चलो, सो गाइस, हमारे पास जो चैप्टर है कम्युनिकेशन का, ये चैप्टर के अंदर में कुछ छोटी सी चीजें अभी तक हमारी बाकी है दिखना, मतलब कंसेप्चुअली तो नहीं, बट हाँ एज फार एज कंटेंट इज कंसर्न, उस कंटेंट को दिखना साथ थोड़ा सा बाकी था अपना. आइए बैरियर्स की बात करते हैं. मैंने आपको बैरियर्स 2 दिन पहले पढ़ने के लिए कहे थे, नहीं 2 दिन नहीं, परसों की बात है शायद, हाँ 2 दिन मतलब. तो परसों आपने शायद रीड किया था, कल हम उसको डिस्कस नहीं कर पाए थे, कल हम बाकी चीजों में व्यस्त थे थोड़े से, ठीक है. तो अभी पहले इसको रीड करते हैं, फिर मैं आता हूँ रिवीजन वाले पार्ट पे, ठीक है. तो फटाफट से मैं कुछ चीजें मार्क करवाऊंगा, या मैं यहाँ पे फिलहाल मार्क करता हूँ, बाद में कर लेना जब आपको बुक मिलती है. अरे बुक मिली या नहीं वैसे आज, या आज नहीं मिली है बुक? एक काम करना, जिस दिन मिल जाएंगे मुझे बता देना, उस दिन मैं कुछ चीजें मार्क करवा के दे दूंगा, कुछ चीजें आपको बताऊंगा, ठीक है. चलिए, सो यस, आइएगा. फिजिकल बैरियर की बात हुई थी अपनी, सीक्वेंस अपन अपना ही याद रखेंगे, बट फिलहाल के लिए जो यहां दिया हुआ है सबसे आगे बढ़ते हैं. तो फिजिकल के अंदर में हमने देखा था जोग्राफिकल बैरियर्स हो सकते हैं ये वाले, राइट. आप अभी लिखने का टेंशन मत करना, आप सिर्फ सामने ध्यान देना. ज्योग्राफिकल की बात की थी हमने, जहां पे हमारे सराउंडिंग्स की वजह से हमारे आसपास में जो चीजें हैं, ठीक है. हाँ मतलब जैसे कि दीवारें हो गई, अलग अलग फ्लोर हो गया, अलग अलग बिल्डिंग हो गई, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. हाँ, इसमें नो डाउट कोई टेक्निकल चीजें भी आ सकती है, इक्विपमेंट्स भी आ सकते हैं, लोकेशन भी आ सकती है, ये सभी चीजें बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर कोई भी तरीके का, जिसके वजह से होता है कम्युनिकेशन में. तो मैं यहाँ हूँ, मेरे बाजू के रूम में एक जन बैठा है, मुझे उससे बात करनी है, बट ये जो बीच में दीवार है, ये जो रूम बना हुआ है, उस वजह से मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये रूम भी हो जाता है फिजिकल बैरियर. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बैरियर के अंदर में हमने बात की हायरार्की की, हमने बात की हायरार्की की. प्लीज रीड करने पे ध्यान मत देना, सिर्फ जो मैं बता रहा हूं, जो मैं बात कर रहा हूं, जो मैं देख रहा हूं, तो नहीं ध्यान दो. रीड करने का समय मैं 5 मिनट के बाद देने वाला हूं आपको. तो हायरार्की की बात की मतलब, मैं यहां बैठा हूं और मेरा समझो कोई टीम मेंबर सामने बैठा हो, तो हम लोग सामने सामने बात कर लेंगे. बट एक सीईओ अपनी कैबिन में बैठा हुआ है और मैं यहां बैठा हुआ हूं, सपोज मैं क्लर्क हूं उस कंपनी का, तो मुझे यहां से उसकी तरफ जाते समय देखो, बहुत कम इंस्टेंसेस आएंगे जब एक बॉस अपने एम्प्लॉय से इंटरेक्ट करेगा, बट एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय से इंटरेक्ट करेगा, ये बहुत ज्यादा बार होगा. तो चेन ऑफ कमांड जो होता है, किस तरीके से लोगों ने चीजें बनाई हुई है, यहाँ देखो ये ऐसा भी हो सकता है कि मुझे पता ही नहीं है मुझे किसी को रिपोर्टिंग देनी है या नहीं देनी है, किस तरीके से देनी है. किसी को पता ही नहीं कि मैं एम्प्लॉय खाली बैठा हूं, काम नहीं है मेरे पास, मुझसे काम करवाया जा सकता है. तो ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे आ सकती है. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अनक्लियर है, मुझे पता ही नहीं है कि किसको क्या काम दिया हुआ है, तो ये भी दिक्कत आ सकती है. उसके बाद हमने देखा है लैंग्वेज बैरियर्स, समथिंग सिमिलर टू इट इज कल्चरल बैरियर्स. दोनों सिमिलर है, बिकॉज लैंग्वेज के बेसिस पे भी कल्चर होता है, ठीक है. अब लैंग्वेज बैरियर के अंदर में अगर देखा जाए, अलग अलग कंट्रीज के लोग अलग अलग भाषाएं यूज करते हैं, अलग अलग स्टेट्स के लोग अलग अलग भाषाएं यूज करते हैं. आपने एक वर्ड सुना होगा गपागप, संजू मूवी में सुना होगा शायद. अब गपागप को मैं अगर हिंदी में बोलता हूं तो मतलब काम को फटाफट करना, और अगर मैं किसी साउथ इंडियन लैंग्वेज में बोलता हूं तो जाने दो, मैं नहीं बोलता हूं, मतलब वो कोई और मीनिंग है उस चीज के. तो कहने का मतलब सिंपल सा है यार, एक वर्ड हम अलग अलग तरीके से यूज करते हैं. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, राइट. एक ही वर्ड अलग अलग तरीके से यूज करते हैं. अब देखिएगा, तो मतलब वी आर ट्राइंग टू इंटरप्रेट दी सेम वर्ड्स डिफरेंटली एज पर द लैंग्वेज विच वी आर अवेयर अबाउट. तो मुझे जो पर्टिकुलर लैंग्वेज पता है मैं उसके हिसाब से देखूंगा. तो आप मुझसे जब बात करूंगा, मैं तो ये अज्यूम करूँ आप इंग्लिश हिंदी मराठी में बात कर रहे हो. हाँ, अगर आप और किसी लैंग्वेज में बात करो, आप चाइनीज में बात करते हो, तो मुझे थोड़ी ना अंदाजा आएगा आप चाइनीज में बात करो, तो आपका जो वर्ड है और मेरा जो वर्ड मैच नहीं होने वाला, अलग अलग चीजें हैं. देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एज लिंग्विस्टिक एबिलिटी. व्हेन आई यूज द वर्ड लिंग्विस्टिक एबिलिटी, मुझे ये जानना है कि जिसको मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं उसका लिंग्विस्टिक एबिलिटी क्या है. मतलब यू कैन से एबिलिटी, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अ पर्टिकुलर लैंग्वेज. तो आप कौन से लैंग्वेज की बात कर रहे हो, उस चीज के बारे में हम बात कर, मतलब देखो मेरी लिंग्विस्टिक एबिलिटी यार, मुझे इंग्लिश समझती है, हिंदी समझती है, मराठी समझती है, जर्मन समझती है, सिंधी समझती है, मारवाड़ी समझती है, गुजराती समझती है. तो ये 7 लैंग्वेजेस मेरे
लिंग्विस्टिक एबिलिटी में आ गए। आपकी लिंग्विस्टिक एबिलिटी में आपके हिसाब से कुछ लैंग्वेजेस आ जाएंगे, किसी किस में कम, किसी किस में ज्यादा, किसी किस में कोई, किसी किस में और कोई, राइट। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है सामने वाले की सरल भाषा, जो भी उसकी भाषा है उसकी सरल भाषा में हमने उसको चीज समझाना, तब जाकर के उसको चीज समझने आएंगे, अदरवाइज उसको चीज समझने नहीं आएगी। ठीक है। मैं चाहता हूं एक काम करनी नहीं, मैं चाहता हूं नहीं, पहले कल्चरल भी देखते हैं, सिमिलर है ना, फिर आपको रीड करने देता हूं। कल्चरल के अंदर में देखो, हमने डिस्कस किया था कि हर किसी कम्युनिटी में, हर किसी कास्ट में, हर किसी रिलीजन में, हर किसी घर में, हर किसी फैमिली में, हर किसी ऑफिस में, हर किसी स्टूडेंट्स की बैच में, हर एक फ्रेंड ग्रुप में एक चीज को करने का एक पर्टिकुलर तरीका है। हो सकता है आपके घर पे बर्थडे मनाने के लिए मे बी कोई पूजा वगैरह उस दिन भजन कीर्तन किया हो सकता है किसी के बर्थडे पे सिर्फ केक काटा हो सकता है किसी का बर्थडे सेलिब्रेट ना किया हो सकता है किसी के बर्थडे पे बहुत बड़ी बड़ी चीजें, अलग अलग सी चीजें कर ली हो। तो डिपेंड्स, दैट इज ऑल्सो कल्चर ना। तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टिंग हैज इट्स ओन वर्क कल्चर, और हम हमारे वर्क कल्चर के हिसाब से चीजों को देखते हैं। तो आप अगर मुझे बोलते हो मेरा बर्थडे है सर, तो ठीक है भाई, हमारे इसमें हम गिफ्ट दे रहे हैं आपको, केक कटिंग करते हैं, तो हम आपको वही चीज कर लेंगे। आप बोलोगे नहीं यार ये तो कुछ गलत कर रहा है, हमारे यहाँ पे तो बर्थडे पे इस तरीके से सेलिब्रेशन होता है। तो इट डिफर्स बेसिकली, राइट। चलिए, बस उतनी सी ही चीज है। तो ये आपके सामने फिजिकल से कल्चरल है। आई होप आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है। दे रही है तो यहाँ से देखिए, नहीं तो आपके पास पीडीएफ है, फटाफट से गो थ्रू करिएगा जो पॉइंट्स मैंने बताए हुए हैं। अगर स्क्रीन दिखाई दे रही है तो जितना मैंने बताया बस उसी चीज को देखना है, सिर्फ जो मैंने हाईलाइट किया उसको देखना है। सर कुछ नोट डाउन करोगे, टेंशन आ रहा है उस चीज का, बिल्कुल नोट डाउन मत करो, सिर्फ बस समझने पे ध्यान दो, दैट्स इट, और कुछ भी मत करो। जैसे ही हो जाता है मुझे डन बताइए, मैं आगे बढ़ता हूँ। फटाफट करिए। तो आज ज्यादा जितना हो सके उतना अपन प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे। सर हाउ कैन दी ऑफिस डोर्स बी अ बैरियर। दरवाजा लगा हुआ है, आप एक रूम में बैठे हुए हो, आपकी मदर दूसरी रूम में बैठी हुई है, आप चाय मांग रहे हो, वो सुन पाएगी क्या? हाँ सुन पाएगी शायद, अगर आप चिल्लाओगे तो। अगर आप नॉर्मल सा बोल रहे हो तो शायद नहीं सुन पाएगी, तो डोर की वजह से वो नहीं सुन पाए ना, तो डोर बैरियर हो गया ना। ठीक है। डिमार्केशन मतलब बाउंड्री बनाया हुआ बेसिकली। सर आप क्लासेस में कब आने वाले हो? अरे आप फेस टू फेस की बात कर रहे हो क्या? अरे मतलब पता नहीं है, मतलब अभी तक तो कुछ ऐसा डिस्कशन हुआ नहीं है। मैं तो सुबह आजकल यहाँ पे 7 बजे क्लास चालू कर रहा हूँ, रात को 10 बजे मेरी क्लासेस खत्म हो रही है, इतना शेड्यूल पैक चल रहा है। भी अलग अलग जगहों पे मैं तो ट्रैवल कर करके, धूप, उसमें बीच में बारिश, पता नहीं क्या क्या चालू है पुणे में। चलिए, ये क्लियर है, ये डन है इतना वाला पार्ट। हाँ ऐप में रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना आपको, ऐप में रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। मैंने सब अभी आज का लेक्चर आज मैं होने बाद अपलोड कर दूंगा, कल तक के लेक्चर अपलोडेड है उसमें, आप देख सकते हो। ठीक है। आपको रिवाइज करना, देखो मैं फ्रैंकली आपको बात बताऊं, जो लोग ना लाइव अटेंड कर रहे हो, कोशिश करना लाइव अटेंड करना। मैं आपको रीजन बताता हूँ, सब्जेक्ट ऐसा है ना, कई बार रिकॉर्डिंग में दिखते दिखते आपको नींद आ जाएंगी, बोर हो जाओगे यार, क्या थ्योरी 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 चालू है, प्रैक्टिस 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 चालू है। तो मैं सामने जब रहूंगा ना, तो आपको एक अलग लेवल का एनकरेजमेंट मिलेगा, आप चीजों को आसानी से कर सकते हो। और वो कैसा होता है कि इतने लोग हैं ना, अपन वो एनर्जी बनी होती है, तो वो एनर्जी आपकी तरफ भी ट्रांसफर होती जाती है, चीजें आसान लगती है। तो जितना हो सके लाइव ही अटेंड करिएगा। हाँ रिवीजन पार्ट ऑफ अगर देखा जाए, बट वो भी मैं क्लास में करवाऊंगा, तो उसके लिए भी रेफर करने की रिकॉर्डिंग जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, फिर भी मैंने आपको दे रखी है। ठीक है। चलिए, इट इज ए डन। हाँ
तुषार तुषार मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अरे कल आप ऐड हो गए थे ना, मैंने ऐड किया था आपको शायद। चलिए मेरे ख्याल से ये पॉइंट क्लियर है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। राइट, आगे बढ़ता हूँ मैं, ठीक है। चलिए आ जाइए, इनको देखते हैं, फिर इनको भी रीड करना एक बार फटाफट से। अभी देखो ये अपन दूसरी तीसरी बार पढ़ रहे हैं, मतलब मेरे ख्याल से एक बार हमने देखा उस दिन, दूसरी बार आपने देखा, फिर तीसरी बार अभी मैं दिखा रहा हूँ साथ में। तो अभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा चीजों के ऊपर, स्टिल अभी लिखना कैसे उसके ऊपर आएंगे आज। राइट, तो इमोशनल बैरियर्स की जब मैं बात करता हूँ, इमोशंस के अंदर में एंगर हो सकता है, आपको कोई जज कर लेगा उस चीज का, आपको डर हो सकता है। राइट, मिसट्रस्ट हो सकता है कि आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो सामने वाले के ऊपर। सस्पिशन ऑफ इंटेंशंस, अपन बोलते हैं ना मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे शक है, तो सस्पिशन मतलब शक। जलना, टेंशन लेना। राइट, तो जब भी कोई इमोशनल एंगल आता है, मतलब मैं अगर उदास हूं तो आप मुझे कितना भी खुश करो, मैं हर चीज को उदासी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लूंगा। मैं गुस्सा हूं तो मैं हर चीज गुस्से में ही लूंगा। मैं भले खुश हूं, मतलब अगर मैं खुश हूं तो आप भले कितना भी मुझे ट्रबल करिए, मैं खुशी रहूंगा। तो मेरे जो इमोशंस होते हैं वो मेरे हर चीज को कलर कर लेते हैं। तो बेसिकली माय इमोशंस कलर माय परसेप्शन एंड असेसमेंट। असेसमेंट मतलब क्या, हर चीज को देखने का नजरिया। ठीक है, तो आपका जो अप्रोच होता है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, सब कुछ चीजों को वो चेंज कर लेता है। राइट, आगे बढ़ते हैं, एटीट्यूड की बात करते हैं। देखिए एटीट्यूड में ना दो तरह के लोग होते हैं बेसिकली, जो इन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं। एक होता है इंसान जो होता है प्रोएक्टिव, दूसरा इंसान होता है जो होता है इंट्रोवर्ट सॉर्ट ऑफ थिंग। मतलब देखिए कई बार आप ऐसे देखोगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में या हर चीज में, आपके दोस्तों के अंदर में भी एक इंसान होता है जिसको बहुत ज्यादा बोलना पड़ता है, भाई तू बोल तू बोल, तू क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या चीज है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इतना सब करने के बाद वो इंसान आपके साथ बात करता है। और कई बार ऐसा होता है कि सामने से होकर के आपसे कोई दोस्त बात कर रहा है आपका, तो वो एक अलग लेवल का यू कैन से बेसिक मोटिवेशन होता है। तो अगर मैं एक एम्प्लॉय की बात करता हूं तो एम्प्लॉय खुद से प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल रहा है, ये प्रोएक्टिव हो गया, मतलब वो खुद कर रहा है। और इंट्रोवर्ट या रिएक्टिव हो गया, मतलब उसको जब तक डांट नहीं पड़ती वो काम नहीं करता। तो एटीट्यूड, तो इस वजह से आपका कम्युनिकेशन हैम्पर होता है। फिर परसेप्शन की बात है, हमने आईफोन और एंड्रॉइड फोन्स की बात की थी। एक ही चीज अलग इंसान, मतलब बीसीआर आपको डिफिकल्ट लग सकता है और किसी को इजी लग सकता है, मैथ्स आपको इजी लग सकता है और किसी को डिफिकल्ट लग सकता है। तो चीज एक ही है। राइट, तो सेम कंटेंट इज देयर, सेम कंटेंट इज सीन एंड इंटरप्रेटेड डिफरेंटली बाय टू डिफरेंट पीपल एट अ पर्टिकुलर गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। फिर फिजियोलॉजिकल देखा मैंने, साइकोलॉजिकल नहीं है वो। राइट, साइको नहीं है वो, फिजियो है, फिजियोलॉजिकल, जहां पे हम पुअर हेल्थ की बात करते हैं। तो देखिए आपकी आंखें खराब है तो आप देख नहीं पा रहे हो, आपको आंखों में दर्द है तो आप आंखें खोल करके प्रॉपर देख नहीं पा रहे हो, तो आप देख नहीं पा रहे हो, मतलब कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है। राइट, मेरा गला खराब है, मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा। तो मेरा गला अगर खराब हो जाता है तो ये फिजियोलॉजिकल बैरियर हो जाता है। वैसे ही हियरिंग डिफिकल्टी वगैरह हो सकती है, अलग अलग टाइप की बीमारी हो सकती है। देन यू हैव टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में दो चीजें थी, आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, मतलब पैसा ही नहीं टेक्नोलॉजी का। दूसरा, पैसा है टेक्नोलॉजी खरीद करके लाए हो बट लोग नहीं है उस चीज को यूज करने के लिए। ठीक है, तो एक तो आप टेक फ्रेंडली नहीं हो, ये भी हो सकता है। राइट, और दूसरी चीज आपके पास तो टेक्नोलॉजी नहीं है, ये भी हो सकता है। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से यहां तक चीज क्लियर होनी चाहिए। एक बार देख लो, डाउट है पूछ लो, गो फॉर इट फास्ट। होने बाद डन बताना। यस मुक्ता, इन द एग्जाम यू कैन राइट इट बाय योर ओन वर्ड्स। आपने ये चीज परसों भी पूछी थी, मैं अभी ये बस बैरियर्स वगैरह खत्म होने के बाद उन्हीं पॉइंट्स पे आने वाला हूँ। ठीक है, एटीट्यूड का पॉइंट ऐसा है दैट देखिए जो इंसान ज्यादा कमाता है उसके शौक बड़े होते हैं, वो बोलता है मैं बहुत पैसा कमा रहा हूँ, मैं मेरे हिसाब से चीजें करूंगा। राइट, तो उसका चीजों का देखने का नजरिया अलग हो सकता है। तो एटीट्यूड की वजह से, मतलब मेरा एटीट्यूड है कि मेरे पास बहुत पैसा है, चलो मैं आज अचानक से काम पे नहीं जाऊंगा, आज मैं मेरे फैक्ट्री में जाऊंगा ही नहीं काम करने। मैं दूसरा इंसान बोलता है यार नहीं मुझे मेहनत करनी है, पैसा कितना भी हो जो भी हो, तो मतलब वो कहीं ना कहीं चीज एक बैरियर लेकर के आ जाती है। ठीक है, चलिए लेजी, अच्छा डिसग्रंटल्ड।
डिसग्रंटल्ड बेसिकली एक वैसा इंसान होता है जो अपनी रिस्पेक्ट नहीं करता, काम की रिस्पेक्ट नहीं करता, अपने आजू बाजू के लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करता बेसिकली। ठीक है। रोहन, अगर स्क्रीन ब्लर दिख रही है आपको तो आपके सामने नोट्स होंगे ना, उसको ही बेसिक रेफर करिए। अब मेरे ख्याल से यहाँ पे इशू नहीं है, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ, शायद वो ट्रांसमिशन जो होता है ना डेटा का बीच में, उस वजह से कोई ना कोई इशू आ रहा होगा, वो टेम्पररी आ रहा है बीच में, फिर वापस सॉल्व हो जा रहा है। चलिए जी। सर व्हाट डू यू मीन बाय इमोशन कलर? मतलब देखिए, मैंने एक चश्मा पहना, उस चश्मे में ग्रीन कलर का लेंस लगा हुआ था, ग्रीन कलर का गॉगल था, तो मैं जो भी देखूंगा मुझे हर तरफ हरियाली दिखने आएंगी। ठीक है। तो अगर मुझे हर तरफ हरियाली दिखने आ रही है, फिर मैं कंप्लेंट करूंगा यार ऐसे कैसे हो रहा है कि यार ये हर चीज मुझे ग्रीन दिख रही है। तो भाई तूने चश्मा ही ग्रीन कलर का पहना हुआ है ना, तो हर चीज ग्रीन दिखेंगी। तो आप अगर खुश हो तो आपको हर चीज खुशी से आप सोचोगे, अगर आप मतलब यू कैन से गुस्से में हो तो हर चीज गुस्से में ही देखोगे। ठीक है। सर परसेप्शन एंड एटीट्यूड आर मोर ओवर सेम, सेम तो नहीं, हाँ सिमिलर है, सिमिलर है। ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। टेक्नोलॉजी वाला पॉइंट भी जरा ध्यान से पढ़ना। सर फियर और क्रिटिसिज्म और रिडिक्यूल मींस व्हाट? नहीं, सी रिडिक्यूल का मतलब होता है कि देखो आप डरते हो कि अगर ये चीज मैंने सर के सामने बोली तो सर मुझे क्लास से बाहर निकाल देंगे, वो होता है रिडिक्यूल वाला पार्ट। मतलब क्रिटिसिज्म मतलब सर सबके सामने मेरे बारे में बुरा बोलेंगे लोगों को कि यार इसको देखो ये भी चीज नहीं आती, तो आप एम्बेरस फील करोगे, ये वो वाला चीज है। तो इमोशनल बैरियर में वो भी पॉइंट आ जाता है कहीं ना कहीं कि आपको डर लगा पड़ा है। नंदिनी क्लियर है? लोगों का कम्युनिकेशन देखो, लोग इतने आजकल ऐसे हो गए हैं, मतलब क्या क्या चीजें रखते हैं इंस्टाग्राम का यूजर नेम। एक एक स्टूडेंट है मेरी, उसने उसका यूजर नेम रखा हुआ है जहरीली। मैं आज शॉक हो गया, सुबह सुबह मैंने जस्ट ऐसे इंस्टाग्राम ओपन किया और जहरीली फॉलोड ही, मैं बोला अरे ये क्या हो गया। फिर बाद में मैंने जब देखा तो अरे समझ नहीं आया, अरे हाँ, पता चला वो जहरीली नाम की स्टूडेंट यही बैच में है। चलिए जी आगे बढ़े। Anyone who is not tech friendly struggles to communicate effectively via the medium, sir please explain it। See, जब मैं टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ ना, तो अभी सपोज फॉर एग्जांपल आप मुझसे क्वेरी पूछ रहे हो व्हाट्सएप पे, मुझे व्हाट्सएप यूज करना नहीं आता, टेक्नोलॉजी मुझे नहीं आता यूज करना, तो मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगा ना आपके साथ, आपका कम्युनिकेशन भी पूरा नहीं होगा। बस उसी की बात हो रही है। तो हो सकता है मेरे पास पैसा ही नहीं, मैं फोन खरीदूं और मैं उस पर व्हाट्सएप लगाऊं। हो सकता है मेरे पास फोन तो है, पैसा तो है, बट मुझे यूज करते नहीं आता। तो दोनों भी चीजें मायने रखती है। ठीक है। फटाफट से एक बार बता दो होने बाद। अगर आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो डन, मतलब अभी तक आप देख रहे हो क्या? मैं एक और मिनट दे रहा हूँ लास्ट। संगम क्लियर है जी आपकी क्वेरी? लास्ट 1 मिनट जिनका बचा हुआ है फटाफट देख लीजिए।
चलिए आगे बढ़े। मेरे ख्याल से लास्ट एक ही है, उसको देखते हैं फटाफट से। साथ में देखिएगा, अभी रीड करने का इसको मैं समय नहीं देता हूँ, ठीक है। सर जो स्टोरी आपने बताई है उन सब से ये सब पॉइंट्स और क्लियर हो गए हैं, क्या बात है, बढ़िया जी। चलिए जेंडर की बात करते हैं। हमने मेन और वुमेन यानी कि मेल और फीमेल यानी कि बॉय और गर्ल इनकी बात की थी। इनकी वायरिंग ही बेसिक तरीके से अलग तरीके से बनाई गई है। सो मेन टॉक इन अ लीनियर लॉजिकल मैनर, कंपार्टमेंटलाइज्ड मैनर, वेयर इज वुमेन यूज लॉजिक एंड इमोशन। देखो हर चीज में ना लड़कियां इमोशनल एंगल लेकर के आती है कि ये ऐसा करना चाहिए, बट मुझे लगता है ये ज्यादा मतलब सही रहेगा, तो इसको ऐसा करता है। तो ये अभी ऐसा नहीं है कि यार मतलब वो जानबूझ के कर रही है इमोशनल चीजें, या जो मतलब क्या बोलते हैं पुरुष होते हैं, मेन होते हैं, ये ज्यादा प्रैक्टिकल बात करता है, ऐसा नहीं है। अब ये इस तरीके से चीजें बनी हुई है देखा जाए तो, राइट। तो आप किसी भी लड़के से बात करोगे वो एक चीज को एक तरीके से बात करेगा, और अलग जो है इंसान वो अलग तरीके से बात करेगा। अब देखिए एक स्टूडेंट बोल रही है सर नहीं एक्सेप्शंस बहुत ज्यादा है, तो मैं आपको एक और बात बताता हूँ इसमें। अभी जैसे आप देखते हो आज के डेट पे, मतलब देखिए एक लड़का है जो बहुत सारे लड़कियों में रह चुका है, लड़की है जो बहुत सारे लड़कों में रह चुकी है, मतलब फैमिली में वैसे ज्यादा ये जेंडर के लोग हैं, ऑपोजिट जेंडर के लोग हैं, या कहीं भी मतलब क्लासेस वगैरह हो गए, फ्रेंड सर्कल हो गया, तो ऐसा होता है कि यार वो आदतें फैलने लगती है सामने वाले में। तो इस वजह से थोड़ा सा ये चीज आपको आज ऑब्जर्व करने में डिफिकल्ट जाएगा, बट हाँ ये चीज फिर भी आज है, ठीक है। इसमें एक वर्ड है वर्बोज। वुमेन आर यूज बोथ लॉजिक एंड इमोशन एंड आर मोर वर्बोस, मतलब वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है चीजों से। आज एक चीज बोल दी हाँ, कल एक चीज बोल दी हाँ, ऐसा मतलब ये चीज होती है यूजुअली, ठीक है। तो ये रहा जेंडर बैरियर्स। फटाफट से एक ही मिनट के अंदर सिर्फ जेंडर पढ़ लो बस, इसके बाद मैं कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। इसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने जा रहा हूँ। चल सभी लोग मुझे रिप्लाई करिए आर इफ यू आर रेडी, जस्ट मतलब सिर्फ आपके सामने एक नोटबुक है और आप सिर्फ बस सामने ध्यान दे रहे हो, जल्दी से रेडी हो। मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रहा हूँ, बढ़िया ध्यान देना, पूरा 100% फोकस सामने रखना। अटमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स मैं बताने जा रहा हूँ। आज तक जिस तरीके से हम अभी पढ़ाई कर रहे थे ये बहुत ड्रास्टिकली अभी चेंज होने वाला है, बहुत ड्रास्टिकली चेंज होने वाला है, राइट। आपके सिलेबस की मैंने बात की थी डे वन पे कि सिलेबस में क्या है किस तरीके से है, राइट। कुछ लिखना मतलब कुछ भी मत लिखना, सिर्फ सामने ध्यान देना, ट्राई टू पे 100% अटेंशन, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ मैं। वीसीआर को 3 पार्ट्स में या 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला पार्ट जो है थ्योरी है, दूसरा पार्ट जो है इंग्लिश है। इंग्लिश के अंदर में यू हैव ग्रामर एंड यू हैव वोकैबलरी, राइट। उसके बाद ये जो मैं दो चीजें बोल रहा हूँ ना अभी यहाँ पे, ये दो चीजें हैं राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स के अंदर में यू हैव 2 पॉइंट्स, वन इज फॉर्मेट बेस्ड, अनदर वन इज विदाउट फॉर्मेट या नॉन फॉर्मेट बोल सकते हो आप, नॉन फॉर्मेट बेस्ड। अब देखिएगा समझिएगा चीज को प्लीज। बीसीआर तो टोटल है 40 मार्क्स का। 40 में से ये जो थ्योरी है ना, ये एक ही चीज है आपका कम्युनिकेशन वाला चैप्टर जो हम खत्म कर चुके हैं, लगभग 5 मार्क्स पकड़ के चलो। ग्रामर में वो सेंटेंस टाइप्स वाला चैप्टर है, और वोकैबुलरी है जिसमें एंटोनियम्स सिनोनियम्स ईडियम्स एक्सेट्रा ऐसी कुछ चीजें हैं। तो ये दोनों चीजें पकड़ कर आप पकड़ के चलो 7 to 8 मार्क्स आ जाता है लगभग लगभग। अब 7 और 5 12 हो गए, बचते कितने, 40 में से 12 निकालो 28 बचते हैं। लगभग ये 28 मार्क्स जो है ना आपके, ये पूरे फॉर्मेट नॉन फॉर्मेट बेस्ड के राइटिंग स्किल्स में से आते हैं। वो 28 को भी अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ तो नॉन फॉर्मेट बेस्ड में ऑलमोस्ट 10 मार्क आता है, और यहाँ पे ऑलमोस्ट 18 मार्क्स आता है, ज्यादा ही होगा 18 से, राइट। 18 से ज्यादा ही होगा यहाँ पे। ऐसे कुल मिलाकर के आपके 40 मार्क बनते हैं बीसीआर के, जिसमें से ये पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपको बता दूं सबसे आसान पार्ट जो है वो है ये सबसे आसान पार्ट, कम्युनिकेशन। क्यों? आपको कॉन्सेप्ट बताया है,
कॉन्सेप्ट समझ लिया आपने, आपको कीवर्ड्स मैंने याद करवा दिए हैं स्टोरीज के थ्रू, कीवर्ड्स के थ्रू, कोई पर्टिकुलर पैटर्न के थ्रू, आपने सब कर लिया, आपको मैं समरी बना के देने वाला हूं आज, सब कर लिया है। तो आपको क्या करना, मतलब आपने 5 पेपर अगर मतलब आपको नहीं भी समझता है, आपने रट्टा भी मार ली 5 पन्ने जो पन्ने पड़े हैं, तो भी आपका काम हो गया, उसके बाहर तो कुछ आने नहीं वाला है, उसी में से क्वेश्चन आने वाला है। तो ये पहला पार्ट है जो कि सबसे आसान है। इसमें एक ही पॉइंट अपना पेंडिंग है, वो है आंसर लिखने कैसे एग्जाम में, उस पर मैं भी आ रहा हूं, ठीक है। ये जो दूसरा पार्ट है, इसमें हो सकता है जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम और किसी मीडियम से होंगे, या भले इंग्लिश मीडियम से होंगे, बट उनको इंग्लिश का इतना यू कैन से मतलब कंट्रोल नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपकी 7 में से भी 3 से 4 मार्क्स सिक्योर्ड है, आपकी बात 3 से 4 मार्क की सिर्फ है, वो अपन आते आते कवर कर लेंगे, ठीक है। तो 3 to 4 मार्क्स आपके सिक्योर्ड हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, बिकॉज वो चीजें बहुत आसान है, उसमें भी एमसीक्यू वगैरह आता है, मैं आपको बोलूं, वो भी विदाउट नेगेटिव मार्किंग, तो बहुत आसान चीज है। राइटिंग स्किल्स जो पार्ट है, अगर इसमें आप फेल हो जाते हो तो बीसीआर में आपको पास होने के लिए बहुत दिक्कत जाएगी। तो मेन पार्ट जो मुझे फोकस करना है वो है राइटिंग स्किल्स, सबसे मेन पार्ट। राइटिंग स्किल्स पे फोकस क्यों करना है, ये भी हमने कम्युनिकेशन में पढ़ा है कि आपको कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, कॉन्क्रीट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, कोहेरेंस होना चाहिए। ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहां पर लेकर के आने हैं। अब जब मैं फॉर्मेट बेस्ड बोल रहा हूं, जैसे कि रेज्यूमे राइटिंग, आपको रेज्यूमे का एक फॉर्मेट दिया हुआ है, जैसे कि लेटर राइटिंग, आपको लेटर का एक फॉर्मेट दिया हुआ है, ये करना उसी तरीके से है, तो चीजें आसान हो जाती है क्योंकि आप फॉर्मेट लर्न कर सकते हो। नॉन फॉर्मेट बेस्ड जैसे कि आर्टिकल राइटिंग, नॉन फॉर्मेट बेस्ड जैसे कि रिपोर्ट राइटिंग, इनमें कुछ फॉर्मेट नहीं है, सोचना है, दिमाग में जो चीज आ रही है वो सब चीजें लिखनी है, बस दिमाग में जो भी चीजें आ रही है वो सभी चीजें आपने लिखनी है। तो ये एक बेसिक फंडा हो गया। अब दिक्कत कहां जाती है पता है, नॉन फॉर्मेट बेस्ड में, क्योंकि आपको सोचना है, पहले तो सोच करके आपको इंग्लिश में चीजों को लिखना है, तो दिस बिकम्स अ वेरी व्हाट यू कैन से चैलेंजिंग पॉइंट इन मेनी केसेस। आपकी इंग्लिश अच्छी भी है ना, तो ये थोड़ा सा चैलेंज बन जाता है। बट मैं आपको एक चीज बता दूं, ये अगर 10 मार्क के लिए चीज आती है ना, तो अगर आप कितना भी परफेक्ट लिखो, आपको 10 में से 7 या 8 मार्क्स ही देते हैं ये लोग, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। आपकी कहीं ना कहीं छोटी मोटी मिस्टेक हो जाएगी, ये होगा वो होगा, आप जो सोच रहे हो उससे अच्छा और कोई सोच रहा है, ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती है। बट एट द सेम टाइम लेट मी ऑल्सो टेल यू वन मोर थिंग, इंस्टीट्यूट आपका ग्रामेटिकल एरर या आपका पंक्चुएशन एरर इतना ध्यान नहीं देता है, वो ध्यान देता है आपका कंटेंट क्या है, आप क्या लिखने की कोशिश कर रहे हो, आपने चीजों को फॉलो किया है सही तरीके से या नहीं, बस इतना ही ध्यान देता है। तो हमें उस चीज को तो अटमोस्ट ध्यान देना है, ग्रामर और पंक्चुएशन सेकेंडरी रखना है, ठीक है। अब देखिएगा कोई भी आंसर हो, ये सब में से कोई भी डिस्क्रिप्टिव आंसर हो जो कि नॉन एमसीक्यू है, उसको लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ, राइट, उसको लिखने का तरीका बता रहा हूँ। पहले बताइए ये चीज समझिए, क्लियर है सबको, अगर हाँ है तो थम्स अप डालिए चैट बॉक्स में। प्रशांत यस यस, ग्रुप चेक करो, ग्रुप पे आपको सब मिल जाएगा। हाँ, अगर ये क्लियर है तो एक बार जरा चैट बॉक्स में डालिए। हाँ बढ़िया, बाकी लोग भी फटाफट से, ठीक है। ये पार्ट में डाउट नहीं है ना। अब समझिएगा आगे, अब आपको आंसर्स लिखने कैसे है, ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको बोलता हूं बहुत स्ट्रिक्टली, आपको ये अभी जो मैं होमवर्क्स दूंगा आपको रोज, कल से लेकर के आज से लेकर के हर जगह आपको यही फॉलो करना है। 2 मिनट एक्स्ट्रा जाएंगे चलेगा, बट मुझे आंसर आपके इसी तरीके से चाहिए। सर ऐसा कौन सा तरीका है, समझिएगा, आपको पता है ये चीज, एग्जाम जो होता है ना आपका, जब डिस्क्रिप्टिव होता है, अकाउंट्स, लॉ, बीसीआर, प्रेजेंटेशन मायने रखता है, द वे यू प्रेजेंट द थिंग्स, ये मायने रखता है। आप सोचिए, मुझे फ्रैंकली बताइए, 100 मार्क का पेपर है, डिस्क्रिप्टिव पेपर, अकाउंट्स हो गया, लॉ, बीसीआर हो गया, आपको क्या लगता है जो पेपर चेकर है आपका, उसको कितना समय मिलता है आपका एक पेपर चेक करने के लिए, एक पेपर जो आप लिख रहे हो ना 3 घंटे की मेहनत से, उसको कितना समय मिलता होगा मुझे बताइए, हाउ मच टाइम डज दैट एग्जामिनर गेट, 3 मिनट्स, 5 to 7 मिनट्स, और बताइए बताइए आपके दिमाग में क्या आता है, 5 मिनट, मैं आपको बता दूं 3 से 4 मिनट मिलते हैं। 3 to 4 मिनट के अंदर आपने 3 घंटे की मेहनत करके जो लिखा हुआ है, और आपने जो इतने 3-4 महीने 5 महीने साल भर पढ़ाई की हुई है, ये सब जज किया जाने वाला है। तो आपको ऐसा नहीं लगता, आप भले बहुत महान इंसान, आपको सब कुछ आता है, फिर भी उस मोमेंट पे, उस 3 घंटे में आपने जो आपके पेपर पे लिखा हुआ है उसी के बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। भले आप गधे हो, आपको कुछ नहीं आता, बट आपने उस दिन कुछ तो चमत्कार हो गया, सब बढ़िया से लिख दिया, मार्क्स मिल जाएंगे। आप बहुत होशियार हो, बट उस दिन आपने कुछ तो पागलपन कर लिया, आप लिख नहीं पाए, सामने वाला आपको गधा बोलेगा, मार्क्स ही नहीं देगा। चीजों को समझने की कोशिश करो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये 3 घंटे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसमें क्या लिख रहे हैं। तो जो जो बीसीआर का पार्ट है, मैं आपको तो सिर्फ अभी बीसीआर की ही बात करूंगा, आप आपके हिसाब से चीजों को बाकी सब्जेक्ट में भी आपके हिसाब से यूज कर सकते हो। अगर ये मेरा पेज है, इफ दिस इज माई पेज, ये मुझे पेज अगर मिलता है आपकी नोटबुक का, या आपका जो एग्जाम पेपर होता है, यहाँ एक मार्जिन ऑलरेडी होता है,
यहाँ ऊपर एक मार्जिन होता है, यहाँ नीचे एक मार्जिन होता है। मैं रेड कलर यूज कर रहा हूं आपको जो करना है वो चीज बताने के लिए। ये मार्जिन अगर अंदर से बड़ा है तो आप इस मार्जिन के अंदर एक मार्जिन बना सकते हो, अगर ये मार्जिन अंदर से छोटा है तो आप उसके बाहर एक मार्जिन बना सकते हो। मुझे एक और मार्जिन की जरूरत है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पेज पे। उसके अलावा राइट हैंड साइड कोने में मुझे एक मार्जिन ड्रॉ करना है, छोटा सा हल्का सा, वन फिंगर स्पेस राइट हैंड साइड ऑफ द पेज, वन फिंगर स्पेस लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पेज। वो बोले मार्जिन के अंदर हो सकता है, मार्जिन के बाहर हो सकता है, जो भी आपको ठीक लगता है। सर क्यों, ये क्यों करवा रहे हो, क्या जरूरत है? आपका जो पेपर होता है, आंसर शीट होता है, ये ट्रांसपोर्ट होता है कुरियर के थ्रू अलग अलग। कुरियर वालों को बिल्कुल पता नहीं होता आपके पेपर है अंदर, पता भी होगा तो वो क्यों ध्यान देंगे आपके पेपर की तरफ, उनके लिए तो इट इज जस्ट अनदर गुड्स। तो ये हैंडलिंग के मोमेंट में हो सकता है पानी लग जाए, पेपर जल जाए, कुछ भी चीज हो सकती है, पेपर फट जाए, तो ये साइड की जो चीजें हैं वहां पर अगर आपने कुछ लिख दिया होगा वो फट गया तो आपकी मीनिंग चेंज हो जाएगी आंसर की। इसीलिए हमको यहाँ पे मार्जिन ड्रॉ करनी है, और ये चारों तरफ, तीन तरफ तो मार्जिन ऑलरेडी है, एक तरफ बना लो, ये चारों तरफ कुछ लिखना ही नहीं है। अब दूसरी बारी आती है 3 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में पेपर चेक करना है, तो आपको एग्जामिनर को इंप्रेस करना पड़ेगा। सर मैं बहुत बढ़िया आंसर लिख के इंप्रेस करूंगा, अरे मेरे भाई आप आंसर बढ़िया लिखोगे वो चेक करेगा तब ना, तो आपको उसके लिए काम आसान करना है। एग्जामिनर के लिए आपने काम आसान करना है। आप काम आसान कैसे करोगे? एकदम अच्छे से नीट एंड क्लीन पेपर रख के। तो काट छूट ज्यादा नहीं करनी है। अगर कटिंग करना भी है आपको, सपोज मैंने लिख दिया यहाँ पे करंट, और फिर मुझे पता चला लिखना था करंट, तो मैं करंट को कैसे कट करूंगा? बस एक लाइन मार दूंगा, दैट्स इट। बस कचरा मत करो उसको इस तरीके से, ये से करंट लिखा हुआ है और इसको आपने क्या कर दिया, इसको फुल ऐसा ये कर दिया, ये नहीं करना है भाई, ठीक है? एक करंट के ऊपर कट मारो, बस उतना काम हो गया। सर ये मैंने करंट लिख दिया ना, इसमें से मुझे एन डिलीट करना है सिर्फ, बस, तो ये एन ऐसे डिलीट करूंगा? नहीं भाई, इसको पूरा कट करो और ये करंट इस तरीके से वापस लिख दो। समझ रहे हो क्या? आया ना? कैन आई गेट अ वाई इन द चैट बॉक्स? यस। तो ये चीज बेसिक, एकदम बेसिक चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। अब आगे आता हूं, अब आगे आ रहा हूं मैं। जो चीज बहुत जरूरी है और जरूरी, वो है ये लाइंस कैसे लिखनी है, आंसर कैसे लिखना है। एक क्वेश्चन देखो, एक सब क्वेश्चन एक पेज चलेगा, बट एक मेन क्वेश्चन एक ही पेज पे। तो एक पेज क्यों? नीचे का पेज वेस्ट हो जाएगा। सर मैंने यहां से स्टार्ट किया, यहां खत्म किया, उसके नीचे की एरिया वेस्ट। अरे भाई आपने पैसे दिए हुए सप्लीमेंट्स के, आप सप्लीमेंट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपके आंसर प्रॉपर रखिए। तो मैं यहां लिखता हूं क्वेश्चन नंबर 1A। मैं क्वेश्चन तो लिखूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट सोल्यूशन चालू कर दूंगा, आंसर लिखूंगा, जो भी लिखूंगा यहां से मैं लिखना चालू कर रहा हूं। अब आपको आंसर जो थ्योरी वाला पार्ट है, जैसे कम्युनिकेशन चैप्टर है, इसको लिखना है पॉइंट फॉर्मेट में। थ्योरी है ना, राइटिंग स्किल में तो भी आर्टिकल है तो पैराग्राफ फॉर्मेट में आएगा, ठीक है? तो जहां भी पॉइंट लिखने हैं, ये जो आपने आपके लिए मार्जिन बनाई ना अंदर या बाहर लेफ्ट मार्जिन के, बस वहीं पे मार्जिन में 1 2 3 4 पॉइंट्स लिखने हैं। हर पॉइंट के बाद आपने एक लाइन छोड़नी है। क्या बोल रहा हूं मैं? हर पॉइंट के बाद आपने एक लाइन छोड़नी है, कंपलसरी है ये चीज। हर पॉइंट के बाद एक लाइन छोड़नी है। तो अगर आप 4 पॉइंट लिख रहे हो तो चारों पॉइंट में एक एक लाइन का गैप होगा। सर कंटेंट कितना लिखना है? कंटेंट आपने लगभग पकड़ के चलिए, जितना रिलेवेंट उतना ही लिखना है, बट टेंटेटिव 2 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट्स आते हैं, 4 मार्क्स के लिए 8 पॉइंट्स आते हैं टेंटेटिव। तो 2 मार्क के लिए 3 पॉइंट भी आ सकते हैं, 2 मार्क के लिए 5 पॉइंट भी आ सकते हैं। मैं एक रेफरेंस दे रहा हूं आपको, जरूरी नहीं है 3 पॉइंट है तो 3 ही लिखिए, चौथा पॉइंट खुद का बना के मत लिखिए। यहाँ 5 पॉइंट है तो 5 लिखिए, ऐसा नहीं कि 4 बस हो गया, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। तो जितने पॉइंट्स जेन्युइनली रिक्वायर्ड उतने पॉइंट्स लिखने हैं, एक रेफरेंस की तौर पे जितने मार्क्स है उसके डबल नंबर ऑफ पॉइंट्स यूजुअली होते हैं। तो 4 मार्क का आंसर 8 पॉइंट, यानी कि आपका पूरा पेज यूज हो जाएगा उसमें, ठीक है? उसके बाद और एक चीज, आप जब यहाँ पे वर्ड्स लिखते हो, देखो आपकी राइटिंग समझने आनी चाहिए, अच्छी नहीं रही ना चलेगा, समझने आनी चाहिए। बट उसमें भी आप ये जो एक लाइन है ना, एक लाइन में ना कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं हजारों वर्ड लिख देते हैं। तो आपका फॉन्ट कितना भी छोटा हो, आपका फॉन्ट कितना भी बड़ा हो, फॉन्ट साइज, आपको एक लाइन के अंदर में 5 से 6 से मैक्सिमम 7 वर्ड्स लिखने हैं। उतना स्पेस होना चाहिए जो 2 वर्ड्स के बीच में। आपने लिखा अच्छा है, सही लिखा है, बट मुझे पढ़ने का समय नहीं, बिकॉज मैं देख ही नहीं पा रहा हूं, ऐसा दूर से पेपर रखा ना, तो भी चीजें समझ में आनी चाहिए क्लियरली। तो आपको वर्ड्स को प्रॉपर स्पेस देना पड़ेगा, तो हर वर्ड के बीच में स्पेस होना चाहिए। और आपका ये टोटल जो वर्ड लिमिट होगा ये 5 to 6 to मैक्सिमम 7 होगा, डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस, एक लाइन के अंदर में। ऑल दीज थिंग्स आर कंपलसरी। उसके अलावा आप जो भी पॉइंट लिख रहे हो, हर पॉइंट में एक होता है कीवर्ड, या हर पैराग्राफ में एक होता है कीवर्ड। ये कीवर्ड को आपने पेंसिल से अंडरलाइन करना है, नो हाइलाइटर, नो कलर पेन, नथिंग, पेंसिल से आपने उसको अंडरलाइन करना है। सर ये जरूरी है क्या जो आप बोल रहे हो? हाँ बिल्कुल जरूरी है, ये चीज आपने करनी ही करनी है। ये चीजों की वजह से हो सकता है आपको 39 मार्क्स मिल रहे थे, आपको 40 मिलेंगे, आपको 59 मार्क्स मिल रहे थे, आपको 60 मार्क्स मिलेंगे। आप लिख करके चलो,
आपने ये नहीं किया तो मार्क्स कटेंगे, बट आपने ये किया तो आपको मार्क्स एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे, आपको कहीं ना कहीं कुछ एडजस्ट हो जाएगा। तो मुझे, जब मैं आपको अभी देखो, मैं आज क्या करने वाला हूँ, आपको क्वेश्चन आंसर कैसे लिखना है ये सिखाने वाला हूँ। आज मैं सिखा दूंगा, आज के बाद जैसे मैं सिखाऊंगा प्रैक्टिस करेंगे, सिखाऊंगा प्रैक्टिस करेंगे। अब जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, आपका जो आप प्रैक्टिस करोगे वो आप मुझे फोटो भेजोगे। जो आप क्लास चालू है उस दौरान प्रैक्टिस कर रहे हो वो फोटो आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजोगे, राइट। आपके पास मेरा नंबर होगा ऑलरेडी, नहीं भी है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, राइट। जो लोग इसको रिकॉर्डिंग में ऑनलाइन वगैरह देख रहे हो, यहाँ पे या कैसे भी देख रहे हो, प्लीज नोट, आप मुझे टेलीग्राम पे नहीं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं, कहीं नहीं, आप मुझे व्हाट्सएप पे, क्या बोल रहा हूँ मैं, व्हाट्सएप पे 7030030141 फोटो खींचना है, प्लेन फोटो भेजना है। अगर पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं मेरे ख्याल से करो ही, जो भी लिख रहे हो ऊपर बस आपका शॉर्ट में नाम, फर्स्ट नेम लिखा ना तो भी चलेगा। अगर उसी नाम के दो बच्चे होंगे तो आप बस सरनेम का इनिशियल लिख दीजिए, मुझे रेफरेंस मिलेगा, मुझे ट्रेस रहेगा बस, ठीक है। तो मुझे ये चीज चाहिए, जैसे ही मैं क्लास में कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार 2 आंसर मैंने करवाया, अभी आप 2 आंसर खुद करिए, आपको मैं 10 मिनट का समय दे रहा हूँ, जैसे ही हो गया फोटो खींचिए, मुझे व्हाट्सअप करिए। मैं यहाँ आपके सामने मेरा फोन रखूंगा, उस समय पे मेरा फोन ऑन होगा, मैं यहाँ पे चेक करूंगा आप क्या बेच रहे हो, उसी को मैं यहाँ पे डिस्कस करते जाऊंगा, फटाफट से फटाफट से उसी चीज को डिस्कस करते जाऊंगा। मुझे लगा किसी ने बहुत अच्छा लिखा है तो मैं उसके बारे में यहीं पे बाकियों को भी बता दूंगा, मतलब उसने अच्छा लिखा वो नहीं बताऊंगा, क्या अच्छा लिखा, क्या चीज मुझे पसंद है वो बताऊंगा, ताकि आप उस चीज को डाल सको, ताकि आपको मार्क्स अच्छे मिल सके। कई बार ऐसा होगा किसी ने बहुत बड़ी गलती की जो नहीं करनी चाहिए, तो वो भी मैं यहाँ पे दिखा दूंगा ताकि वो गलती बाकी लोग भी ना करें। तो अपन वो डिस्कशन करेंगे, कोई स्पेसिफिक चीज होगी तो मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है। आपको जो मैं रिप्लाई करूंगा अभी क्लास के मैसेजेस जो आप व्हाट्सएप पे मुझे भेजोगे, मैं आपको 3 टाइप्स का रिप्लाई करूंगा। पहला टाइप का रिप्लाई मैं आपको ओके भेजूंगा, सिर्फ ओके, ओके ए वाई जो भी ओके वाला टाइप, या फिर मैं एक थम्स अप भेज सकता हूं, ठीक है। ओके या थम्स अप मतलब ठीक है, एवरेज चीज लिखी है आपने, कुछ बहुत बड़ा अच्छे से नहीं लिखा हुआ है, आप कोशिश करते रहिए, इंप्रूवमेंट करते रहिए, कोई बड़ी मिस्टेक नहीं है। अगर कोई बड़ी मिस्टेक होगी तो या तो मैं आपको वॉइस नोट भेज दूंगा, या तो मैं प्रॉपर आपको टेक्स्ट मैसेज भेज दूंगा कि भाई ये बहुत बड़ी गलती की है आपने, इसको सुधारिएगा। अगर मुझे सब बहुत बढ़िया लगता है, मुझे लगता है यार आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो एग्जाम में, मैं आपको रिमार्क दूंगा गुड। गुड का मतलब ये नहीं बेस्ट है, गुड का मतलब गुड है, इंप्रूवमेंट का स्कोप अभी भी है, बट ये इससे बहुत ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स में आपको रिप्लाई आ जाएगा, राइट। अगर रिप्लाई नहीं आता है तो मुझे आप जस्ट वापस पिंग कर दीजिएगा, क्लास के टाइम तो पक्का ही मैं सामने ही बैठा हूं। तो इस तरीके से मैं आपको क्लास के प्रैक्टिस में जो हम क्लास में करेंगे उसके लिए हेल्प करूंगा। इसके अलावा एक और चीज है जो मैं आज नहीं शायद कल बताऊंगा, बिकॉज कल से ही वो चीज एप्लीकेबल होगी। आपको मैं बीच बीच में प्रैक्टिस करने के लिए अलग से क्वेश्चन दूंगा, नॉट होमवर्क एग्जैक्टली, असाइनमेंट टाइप्स। तो उसको मैं या तो ऐप पे या तो व्हाट्सएप पे कैसे करना है बताइएगा, बट उसके मैं आपको मार्क्स भी दूंगा। तो जो क्लास में हम डिस्कशन करेंगे मैं रिमार्क्स दूंगा ताकि आप इंप्रूव करो, प्रैक्टिस चल रही है। उसके बाद जो एडिशनल प्रैक्टिस होंगे ना उसमें आपको मार्क्स भी दूंगा, कि अगर आपने जो लिखा है मैं एग्जामिनर होता तो मैं आपको 5 में से 2 मार्क देता, 3 मार्क देता, साथ में ये रिमार्क्स भी आएंगे। तो इससे आपका कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होते रहेगा, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होते रहेगा। आपको कोई भी डाउट आता है आप बिंदास मुझसे बात करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे वॉइस नोट भेज सकते हो, आप कॉल पे मुझे 8:30-9 बजे के बाद कॉल कर सकते हो, रात में हम बात कर सकते हैं कुछ रहा तो, या फिर आपको कोई इमेज भेजना मुझे, सर मैंने इसको इस तरीके से लिखा हुआ है, वो भी हो सकता है, राइट। अगर आपको मैं लिख करके भेज रहा हूँ रीट्राई, आप मुझे रीट्राई करके 24 घंटे के अंदर बताएंगे। तो आपने अभी कुछ मुझे भेजा, मुझे लगता है ये आपने बहुत बुरी तरीके से लिखा हुआ है, बट आपका पहले का परफॉर्मेंस अच्छा था, तो मैं आपको बोलूंगा भाई रीट्राई करिए, बट लेक्चर अटेंड करिए पहले भी, लेक्चर के बाद रीट्राई करना, मुझे रात को भेजना, कल भेजना, तो वो आपने करना है। मैं आपको बता दूं पूरे दिन में मेरे लेक्चर के अलावा मैं मैक्स टू मैक्स आपका 15 से 20 से आधा घंटा लूंगा। जो स्टूडेंट का इंग्लिश का प्रॉब्लम होगा उसको आधा घंटा लग सकता है, थोड़ा सा ज्यादा भी लग सकता है, बट वो जरूरी है आपको टाइम देना। जिसका इंग्लिश का ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा वो 15-20 मिनट में होमवर्क खत्म कर लेगा, कि आपके बाकी भी सब्जेक्ट्स है तो मैं ज्यादा प्रेशराइज नहीं करूंगा। हाँ बट रोज थोड़ा सा मैं प्रैक्टिस करना आपको जरूर लगाऊंगा, बिकॉज जब तक क्लास चल रहा है तब तक प्रैक्टिस आप करोगे, क्लास के बाद वापस आप अपने मर्जी के मालिक हो गए। तो जितनी मिनिमम प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है उतनी मैं क्लास में करवा के लूंगा, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है तो मुझे थम्स अप बताइए, आपको सब समझ चुका है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, यहां तक चीजें क्लियर है क्या। सर मुझे आंसर लिखते समय जो वर्डिंग्स इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मटेरियल में या आपने सर आपके नोट्स में डाल रखी है, मुझे वही वर्डिंग एज इट इज यूज करनी है क्या। आंसर इज नो, नॉट एट ऑल। यू कैन यूज योर ओन लैंग्वेज, प्रोवाइडेड जो मीनिंग इंस्टीट्यूट के लैंग्वेज से आ रही है वही मीनिंग आपके लैंग्वेज से भी आनी है। सर मैं हिंदी में पेपर लिखूंगा, नहीं भाई इंग्लिश में ही लिखना, इंग्लिश ऑप्ट किया तो, बट आपके ओन वर्ड्स में आप उसको ड्राफ्ट कर सकते हो, प्रोवाइडेड जो कीवर्ड्स में अंडरलाइन करके दूंगा वो वैसा ही होना चाहिए। लाइक क्लियर को आप क्लियर ही बोलोगे, कंसाइज को कंसाइज ही बोलोगे, समझ रहे हो क्या। यस,
कंसाइज को कंसाइज ही बोलोगे, क्लियर को क्लियर ही बोलोगे। सर कॉन्ट्रैक्ट को एग्रीमेंट बोले क्या? आपको पता है अभी आज से पहले सीए फाउंडेशन लॉ पढ़ने से पहले आप कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट को एक ही समझते थे, बट एग्रीमेंट तो वो है जिसको एनफोर्सेबिलिटी है ही नहीं, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस है, और उस एग्रीमेंट को अगर एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ है तो वो क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ये बेसिक डिफरेंस आपको समझने अभी आया है जब आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हो। तो इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्ट्रैक्ट ही लिखेंगे, एग्रीमेंट का एग्रीमेंट ही लिखेंगे। तो क्लियर पूछा है तो क्लियर ही लिखेंगे, जेंडर बैरियर तो जेंडर बैरियर ही लिखेंगे, और कोई बैरियर नाम नहीं दे सकते आप, ठीक है। सर बुलेट्स और सिंबल्स अलाउड है क्या? बेटा बुलेट्स और सिंबल्स अलाउड नहीं है। सर मुझे पॉइंट में ऐसा लिखना है, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, ये डॉट ये डॉट ये डॉट नहीं चलेगा। आप 1, 2, 3 ऐसा लिखिए। आपको अगर सब पॉइंट्स चाहिए तो आप ए बी सी इस तरीके से लिखिए, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। नो सर्कल, नो सिंबल, नो बुलेट, नथिंग, ठीक है। मैंने बताया ना मुक्ता 2 मार्क के लिए लगभग 4 पॉइंट के आसपास आता है। तो आपका कंटेंट जो है ना वो मैटर करता है। अभी 2 पॉइंट के लिए, 2 मार्क के लिए 3 ही पॉइंट है तो 3 ही लिखना, ठीक है। तो ये एक चीज होगी जो मैंने आपको बताई। अरे मैं एक चीज भूल रहा हूँ, और कोई तो एक चीज कोई तो मैं भूल रहा हूँ, ठीक है चलिए याद आएगा तो मैं आपको बताता हूँ। तो मेरे ख्याल से बेसिक कितने पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स मुझे रोज आपके फॉलोड चाहिए। तो रोज मार्जिन होगी, रोज आप कीवर्ड्स अंडरलाइन करोगे, प्रॉपर तरीके से लिखोगे और मुझे भेजोगे। ये इतनी आदत पड़ जानी चाहिए कि फाइनल तक आदत ना निकले, फाइनल तक। अच्छा मौका है आपको ये चीज आज इस मोमेंट पे बीसीआर में क्लियर करने का, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोग रेडी हो, सो हम बढ़ते हैं और हम थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं, राइट। क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के बाद हम लोग जाएंगे एक और पार्ट पे, जो कि नेटवर्क्स हमारा देखना बाकी है ना, तो हम नेटवर्क्स भी देखेंगे, और नेटवर्क्स के बाद हम लोग आज एक समरी भी बनाएंगे, ठीक है। चलिए सभी लोग रेडी हो? सर ओन वर्ड्स में लिखते टाइम राइटिंग थोड़ी फॉर्मल चाहिए क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो मीनिंग आ रही है ना वो मीनिंग वैसी आनी चाहिए, बस उतनी चीज है, मीनिंग वैसी आनी चाहिए। मैं थोड़े दिनों के बाद आपको कंपलसरी वॉच, मैंने बताया ना उस दिन रखना है, तो मैं वॉच भी रखने लगाऊंगा कुछ दिनों के बाद, 2-3 दिनों के बाद। फिलहाल नहीं, तो आपके पास वॉच नहीं है नॉर्मल सा वॉच तो प्लीज ले रखिए, वॉच होना जरूरी है। मैं आपको टाइमिंग लिखवाऊंगा भी चीजों के ऊपर कि यार ये आर्टिकल आपने कितने मिनट में किया, ये आर्टिकल कितने मिनट में किया, बिकॉज हमको स्पीड भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सर हेडिंग को ब्लू और बाकी कंटेंट ब्लैक पेन से लिखा तो चलता है क्या? एग्जाम में आपको एक ही कलर की पेन अलाउड है और वो है ब्लैक कलर की पेन, तो आप ब्लू कलर की पेन से लिखिए मत, अभी से ही आप प्रैक्टिस ब्लैक पेन से करिए, ठीक है। आपको ब्लू पेन अलाउड नहीं है बेटा, और एक ही कलर की पेन है दैट इज ब्लैक, बस और कुछ नहीं। आपको अंडरलाइन करना है ब्लैक पेन से अंडरलाइन करिए, आपको लाइन ड्रॉ करनी है उसी से करिए, आप पेंसिल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहां तक कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए, 1 मिनट का पॉज लेता हूं मैं। यहां तक कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए, बताइए, नहीं तो फिर अपन स्टार्ट करते हैं। अगर डाउट है तो पूछिए, डाउट नहीं है तो बताइए सर रेडी, आगे बढ़ो। सर 1 पॉइंट मिनिमम कितने लाइंस का चाहिए? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, जो आपका मतलब जैसे आपको चीज लिखनी है उस हिसाब से आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अपन लिखते हैं, आपके सामने नोट्स होंगे, मैं यहाँ पे भी सामने नोट्स रखता हूँ, राइट। एक काम करते हैं ना, क्वेश्चंस दिए हुए हैं अपने को, वहीं से लेते हैं। ये क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ा है ना अपन ने, राइट एनी 4 बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, राइट एनी 4 बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अपन क्या करते हैं, ये क्वेश्चन आप और मैं साथ में डिस्कस करते हैं, साथ में सॉल्व करते हैं। उसके बाद मतलब इसको थोड़ा सा समय लगेगा, बड़ा क्वेश्चन है, अपन साथ में करते हैं। इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, आप ट्राई करेंगे, आप मुझे फोटो भेजेंगे, मैं समझूंगा आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हो, फिर वापस एक और क्वेश्चन हम साथ में सॉल्व करेंगे, और फिर वापस एक क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। ऐसे 4 क्वेश्चन हम मिनिमम अगले 20 से 25 मिनट से आधे घंटे में सॉल्व करेंगे, राइट। और फिर हम जाएंगे समरी पे, क्लियर है? चलिए पहला चालू करते हैं।
आप नोटबुक सामने रखिएगा, अपने को लिखना है, साथ में लिखेंगे अपन, ठीक है। चलिए, राइट एनी 4 बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एनी 4 बोला है तो आप कोई भी 4 सिलेक्ट कर सकते हो, आपको जो 4 सिलेक्ट करके लिखना आप कर सकते हो। फिलहाल मैं 4 सिलेक्ट करके दे रहा हूं आपको, जो 4 अपन लिखेंगे, ठीक है। क्या मैं पहले 4 ले लूं? एक काम करते हैं, पहले 4 ले लेते हैं, सिंपल रखते हैं, पहले 4 लेते हैं, ठीक है जी। चलिए, कैसे करना है? क्वेश्चन नंबर 9 था ना, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लिख रहा हूं मैं। बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। सर जैसे आप लिखने वाले हो भी ऐसा एज इट इज लिखना है क्या? नहीं, आप आपके हिसाब से चीजों को चेंज कर सकते हो, प्रोवाइडेड जो मीनिंग निकल के आ रही है वो सेम आनी चाहिए, ठीक है। सो बैरियर्स इन कम्युनिकेशन लिख दिया मैंने। अब उसके अंदर में ये तो हो गया क्वेश्चन 9 का आंसर, तो ये से आंसर 9 हो गया। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ से पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 क्या है अभी? या एक लाइन छोड़ के लिखता हूं मैं, चलिए पॉइंट नंबर 1। तो पॉइंट नंबर 1 क्या है? फिजिकल बैरियर्स। इसको मैंने कर दिया अंडरलाइन, ये मेरा कीवर्ड भी बन जाता है साथ में। अब फिजिकल बैरियर के अंदर में देखिए क्या लिखा हुआ है। फिजिकल बैरियर्स आर अ रिजल्ट ऑफ अ सराउंडिंग्स, noise, the technical disturbance, outdated equipment, distant locations, office doors, large office space, or old technology and lack of appropriate infrastructure can lead to problems in transmission of message, ठीक है। अरे हाँ, बढ़िया सी चीज याद दिलाई रुचि ने, यही मैं भूल रहा था। सर कैन वी यूज शॉर्ट फॉर्म्स लाइक COMM apostrophe n for communication? You can not use any short form। आपको BCR भी लिखना है ना, आपको बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग लिखना है, आप शॉर्ट फॉर्म्स यूज नहीं करोगे कोई भी चीज के लिए, कोई भी चीज के लिए शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज करना है, कोई भी चीज के लिए नहीं, ठीक है। चलिए, हाँ, सार्थक पूछ रहा है सर हमें भी आपके साथ लिखने का? अरे नहीं, रुक जाओ रुक जाओ, सिर्फ समझने पे फोकस करो, सिर्फ समझने पे फोकस करो, आंसर कैसे बना रहे हैं हम, और फिर आप लिख सकते हो। मैं आपको समय जरूर दूंगा लिखने का, आप साथ में लिखना चाहो लिखो, बट फिर आप कहीं गड़बड़ा चाहोगे तो आपको रुकना पड़ेगा, तो अच्छा रुक ही जाओ, समझ ही लो पूरा, बाद में आपको लिखने के लिए 2-5 मिनट दूंगा मैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ना ये बहुत थोड़ा सा टेक्निकल भाषा हो रहा है, अपन इसको आम भाषा में लिखते हैं, ठीक है। तो फिजिकल बैरियर्स लिखा हुआ है। अब फिजिकल बैरियर्स के अंदर में आप सराउंडिंग, डिस्टेंट लोकेशंस, ये सभी चीजें आ सकती है, तो ये हमें यहाँ पे आंसर में हमारे लिखने हैं। तो बेसिकली क्या करना है, देयर कैन बी डिस्टर्बेंस इन कम्युनिकेशन। देखो मुझे कितने सारे शॉर्ट फॉर्म लिखने की आदत है, आपने रियलाइज किया होगा, बट मैं एक भी शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे नहीं लिखूंगा एग्जाम वाले क्वेश्चन में। देयर कैन बी डिस्टर्बेंस इन कम्युनिकेशन ड्यू टू लोकेशन, या जोग्राफिकल लोकेशन लिखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट, डोर्स, एक्सेट्रा। सर बस, हाँ, फिजिकल बैरियर्स लिख दिया, कौन से हो सकते हैं आपने बता दिया, उसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो रहा है ये भी आपने बता दिया। सेकंड, सेकंड कौन सा था जी? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सो बैरियर्स ऐसे हो सकते हैं जहां पे चेन ऑफ कमांड क्लियर नहीं है, सुपरविजन नहीं है, जहां पे इनअप्रोप्रिएट सिस्टम है, रूल रेगुलेशन नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और उस वजह से कंफ्यूजन होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन को ORG नहीं लिखना है, प्रॉपर पूरा ऑर्गेनाइजेशन लिखना है। सो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बैरियर्स, इसके अंदर में क्या आएगा? many times due to unclear chain of command and responsibility, and even improper
अभी इनअप्रोप्रिएट नहीं लिख रहा हूं मैं, क्योंकि हो सकता है काफी लोगों को वो नहीं क्लिक हो। तो एन इम्प्रॉपर सिस्टम में लीड टू मिसकम्युनिकेशन। तीसरा पॉइंट, अब लैंग्वेज और कल्चर है। सर वी डोंट हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ बैरियर्स ऑन कम्युनिकेशन इन द बिगिनिंग एंड देन द टाइप्स। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, उसके एडिशनल मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, बट हाँ नहीं लिखा है और किसी एक एग्जामिनर को लगता है लिखना चाहिए तो आधा सा मार्क एक सा मार्क काट सकता है। तो बैरियर्स क्या होते हैं इसको अगर आप इसके पहले लिखना चाहो, एंड हियर आर दी फॉलोइंग फोर बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, तो भी ठीक है। और ऐसे केस में ना आपको मार्क्स भी समझने हैं। अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आता है तो नहीं लिखने की जरूरत है वो, बट अगर ये केस में आपको 4 मार्क का क्वेश्चन आता है तो आपको बैरियर्स लिखना पड़ेगा, मीनिंग डेफिनेशन उसका, उसके साथ साथ आपने सभी बैरियर्स का जस्ट नाम डालना है और फिर 4 को एक्सप्लेन करना। ठीक है। एंड का सिंबल आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो सिंबल नहीं, वो एंड हम वैसे ही लिखते हैं, यहाँ आप एंड प्रॉपर लिखना चाहो तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, चलिए। सो लीड्स टू मिसकम्युनिकेशन, उसके बाद क्या है, लैंग्वेज। लैंग्वेज बैरियर्स, लैंग्वेज बैरियर्स में क्या आएगा, वन नीड्स टू consider the linguistic ability of the recipient before communicating, because same words can be interpreted differently in different languages। देखिए सिंपल इंग्लिश लिख रहा हूं मैं, कोई भी बड़ी टेक्निकल भाषा नहीं है। ठीक है। सर व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी डिमांड, नहीं हमने अलॉट कर दिया ना कि तनुष्का आप ये चीज करोगे, रुचि आप ये चीज करोगे, सार्थक आप ये चीज करोगे, निशा आप ये चीज करोगे, अपन बांट दी तो डिमार्केट कर दिया हमने, बाउंड्री लगा ली कि सार्थक इतना ही करेगा, करण इतना ही करेगा, राइट, निखिल इतना ही करेगा, इस तरीके से। ठीक है। तो अभी देखिए इसमें एक और चीज है, आपको ना कुछ कीवर्ड्स मार्क करने हैं, तो मैं यहाँ तो हाइलाइटर यूज करता हूँ, अभी नहीं मैं हाइलाइटर नहीं यूज करता हूँ, आप भी यूज करोगे नहीं, बट ठीक है आपको दिखेगा अच्छे से, तो मैं हाइलाइटर यूज कर रहा हूँ, आपको पेंसिल से अंडरलाइन करना है। तो यहाँ पे आप लोकेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर लिख सकते हो फिजिकल के साथ, फिर आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिख सकते हो चेन ऑफ कमांड, अनक्लियर चेन ऑफ कमांड। ठीक है। उसके बाद आप लैंग्वेज के साथ लिख सकते हो लिंग्विस्टिक एबिलिटी, राइट। फिर और एक चीज से ना, फोर्थ वन था, फोर्थ वन क्या था, every organization has its own work culture while communicating. We need to consider this in order to have effective communication। सिंपल सा इसको लिख दिया मैंने, कल्चरल के अंदर में एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स ओन वर्क कल्चर। चारों पॉइंट समझेगा मैंने क्या लिखा, चारों पॉइंट समझे क्या आपको, कोई बड़ी बात नहीं थी, चारों पॉइंट में कोई बड़ी बात नहीं थी। आपने जो पढ़ा है उसके कंपैरिजन में बहुत आसान शब्दों में मैंने लिखा है, शायद ये शब्द आप भी निकाल सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। बट हाँ इस तरीके से लिखना है, ये जरूरी है, आपके कीवर्ड्स उसमें आने चाहिए। सर आपने जैसे लिखा मैंने इसका बिल्कुल उल्टा लिखा, बट सब कीवर्ड्स मैच हो रहा है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, कैन गो अहेड। ठीक है जी, सभी को समझा है क्या, कहना यस इन द चैट बॉक्स, यस और नो, कहना यस, सबको समझा है तो, समझा है क्या, सिर्फ बस समझा है तो यस बताइए। जो लोग यस बोल रहे हो, मैं स्क्रीन पे 3 पॉइंट लगता हूं, लिख लो, स्क्रॉल करूंगा, चौथा पॉइंट भी दिखाऊंगा, चारों लिख लेना, इसके बाद आपको एक क्वेश्चन दूंगा। चलिए बढ़िया, स्टार्ट करिए, 5 मिनट का समय है, फटाफट लिखिए, लिखने के बाद एक बार रीड करिए आपने क्या लिखा है, और उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, चलिए होने बाद डन बताइए, प्लीज स्टार्ट।
वेदांत एक सेकेंड ना, रुक जा, 2 मिनट मुझे दो, रुकता हूँ मैं, बिकॉज बाकी लोग लिख रहे हैं अभी तक। रुक जाओ रुक जाओ। 20 डन, स्क्रॉल करो थोड़ा सा। काम करता हूँ मैं। 4th पॉइंट भी आपको दिख रहा होगा अभी। वेदांत ठीक है। नहीं नहीं, ये आंसर का पिक्चर आपने नहीं भेजना है, बिकॉज ये तो आंसर मैंने ही आपको लिख करके दिया है ना, अगले आंसर से, अगले आंसर से। लास्ट 1 मिनट लिख लो जिनका बाकी है। चलो, जिनका हो गया है, मेरे ख्याल से सबका हो गया है, राइट। आई होप आपका हो चुका है यहाँ तक, पक्का जी। हाँ, हो गया है ना। चलो, आपका क्वेश्चन है
रुको मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। वॉट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन फॉर 5 मार्क्स। क्यों 5 मार्क्स बोल रहा हूँ? 6 सीज थे, 3 और पॉइंट थे, टोटल 9 पॉइंट्स थे। मैं चाहता हूं आप हर एक पॉइंट को प्रॉपर एग्जाम फॉर्मेट के हिसाब से एक पेज में, या एक से ज्यादा पेज भी लग सकता है थोड़ा सा, प्रॉपरली एक एक पॉइंट को एक एक सेंटेंस, 1.5 सेंटेंस, जितना भी आपको लगता है एक्सप्लेन करिए। ठीक है सर, मैं आपको सच्ची बात बताऊं सर, बहुत डर लग रहा है सर, नहीं लिखते आ रहा है मुझे। गलत तो गलत, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ किस लिए है? हम यहाँ मिस्टेक्स के लिए है ना। मिस्टेक्स करिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा कैसे करना है। बट पहले आपको करना पड़ेगा। गलतियां करोगे नहीं तो मैं बताऊंगा कहां से कि इंप्रूव कहां करना है। सो इट इज ऑल अबाउट मिस्टेक्स। प्लीज मेक दी मिस्टेक्स, स्टार्ट डूइंग। सर पूरा क्वेश्चन गलत रहा, क्या डर लग रहा है? 5 में से 1 मार्क्स दूंगे। मैं किसको बताऊंगा? आप ही को बताऊंगा ना 1 मार्क। तो आप लिखिए बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। सी इट इज 8:03 इन माई वॉच, राइट, इट इज 8:03 इन माई वॉच। 8:13 तक आपको समय दे रहा हूं मैं। 10 मिनट के अंदर आपने क्या करना है? 10 मिनट के अंदर आपने मुझे व्हाट्सएप करना है। अरे हर्ष, हर्ष पूछ रहा है सर थोड़ा देख के लिखा तो चलेगा क्या? बेटा आपको पूरा देख के ही लिखना है, देख के आपको क्वेश्चन का आंसर बनाना है। समझ रहे हो क्या? मैं आपकी टेस्ट नहीं ले रहा हूं, बिना देख के नहीं लिखना है। आपने देखना है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स, आपने देखने हैं। चाहिए तो मैं आंसर यहां दिखाता हूं, आपने क्वेश्चन तो समझ लिया, मैं आंसर यहां भी ओपन करता हूं। आपने देखना है, देख करके आपने क्वेश्चन बनाना, आंसर बनाना है। मैं सिर्फ आंसर बनाने के लिए कह रहा हूं, आंसर याद करने के लिए नहीं कह रहा हूं। सभी को क्लियर है ना? पक्का थम्स अप दीजिए मुझे। आप देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्डर आपको जो भी ऑर्डर है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ऑर्डर की जरूरत नहीं है। आपको हमने देखो ऑर्डर याद करने का एक प्रोसेस बनाया ना, वैसा आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं आपको आंसर यहाँ दिखा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से वर्ड्स फ्रेम करिए। आपको जो लगता है आप एग्जाम में जिस तरीके से लिख पाओगे, लिख सकते हो, लिखना चाहते हो, करिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 8:04 हो सकते हैं, 7:15 तक का टाइम है आपके पास। लास्ट के 15 मिनट में हम समरी करेंगे। राइट, चलिए लेट्स स्टार्ट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप चालू है, मैं यही हूं। आपको डाउट होगा पूछिए, यहां पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। आपका हो गया जैसे ही मुझे भेज देना। सर जो ऊपर 7 सीज है ये कुछ अलग है। अरे वो मैंने बस आपको ऐसे ही रेफरेंस के लिए दिया हुआ है, वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। मैंने ऐसे ही बस आपको एक थोड़ा सा रेफरेंस के लिए उसके हिसाब से दिया हुआ है। तो प्रैक्टिकली 6 का 7 के 10-12 सीज है, बट अपने सिलेबस में उतने ही सीज कवर्ड है, तो अपन उतने ही देखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है संकल्प?
4 मिनट हो चुके हैं। आपके पहले 3 से 4 चीजें हो जानी चाहिए। नहीं भी हो तो टेंशन नहीं है, बट एक रेफरेंस बता रहा हूँ आपको। भाई ज्यादा तो भी हुआ है क्या? लिख रहे हो ना तुम लोग या भाग गए?
कोई दिक्कत नहीं, करो करो, 2 मिनट दे रहा हूँ और। कुछ लोगों ने भेजना चालू कर दिया है। जैसे ही आप चीज भेज रहे हो ना, उसके नीचे आपका जस्ट ये करो ना, नाम डाल दो ना, सिर्फ मुझे आइडिया चाहिए मैं किसका चेक कर रहा हूँ पेपर। कुछ बच्चों ने सिर्फ चार चार ही भेजे हैं, बाकी के कब मतलब बाकी के लिख रहे हो ना? देखो बहुत सारे बच्चों ने क्या किया हुआ है, मतलब 4-5 बच्चों का पेपर सेम मुझे दिखाई दे रहा है। आपने एक पॉइंट के लिए चार चार पांच पांच सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। अरे नहीं, उतनी जरूरत नहीं है। एनी विच वेज, चलो अपन उस पर बात करेंगे। कुछ लोगों ने ना सिर्फ 6 C's भेजे हुए हैं, लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, फोकस एंड अटेंशन, इमोशनल अवेयरनेस से कंट्रोल भेजा ही नहीं है। सभी पॉइंट्स लिखो। स्वानंदी, आपने लेफ्ट साइड पे पॉइंट के नीचे जगह छोड़ी हुई है, वहां क्या करना है? वहां बैठ के नाश्ता खाए क्या अपन? नहीं ना, वो पूरी जगह यूज करो प्रॉपरली। एंजल, आपने लाइन क्यों नहीं लीव किया है? आपको बोला ना मैंने, लाइन लीव करना है, प्रॉपर तरीके से लिखना है।
ये देखो एक जन ने ना बॉक्स ड्रॉ किए हुए है। गीतांजलि आपने बॉक्स ड्रॉ किए हुए हैं टाइटल के बाद, नहीं करने हैं, कोई जरूरत नहीं है। बाकी बढ़िया है। सिद्धांत राइटिंग थोड़ी सी लेजिबल करनी चाहिए ऐसा मुझे लगता है, और थोड़ा सा। चलो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 15 मिनट हो चुके हैं। कहाँ पहुंचे हो बाकी लोग जिन्होंने भेजा नहीं है अभी तक? कहाँ पहुंचे हो बताइए जरा। कैन आई गेट अ कमेंट इन दी चैट बॉक्स? बताइए जरा। लास्ट पॉइंट चालू है। कुछ स्टूडेंट्स ने एक और मिस्टेक की हुई है। सेंटेंस खत्म हो रही तो फुल स्टॉप नहीं दिया, डायरेक्टली नया चालू किया हुआ है पॉइंट, तो ऐसा मत करिए, वो मीनिंग मतलब खराब हो जाएगी उस चीज की। यस, बाकी लोग। मुझे नहीं लगता तुम लोग समरी बनाने दोगे मुझे आज। टाइम होता आया है। चलो ठीक है, ये तो कंप्लीट करो अच्छे से।
अच्छा सुनो ना, 2 मिनट। अगर नहीं हुआ है, नहीं भेजा अभी तक, तो रुक जाओ। मुझे जो लोगों ने अभी भी भेजा मैं चेक करता हूँ बाद में। 2 मिनट सामने ध्यान दो, मैंने ना आपके साथ एक पीडीएफ फाइल शेयर किया हुआ है। ये आपके नोट्स के लिए मैंने प्रिंट आउट नहीं दिया हुआ है, तो ये पीडीएफ में ही है आपके पास फिलहाल। इसके अंदर में ना देखो एक फाइल है जिसके अंदर में लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने क्या किया हुआ है, आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिया हुआ है व्हाट वी से क्वेश्चन आंसर। राइट हैंड साइड पे वो कौन से एग्जाम में आया था ये भी दिया हुआ है। मैं सिर्फ एक ही चीज चाह रहा हूँ इसमें से 1, 2, 3, 4 एंड 5, पहले 5 क्वेश्चन जो है ना, ये आप आज सिर्फ देख करके आएंगे। आपको जमता है तो आप लिख करके भी आइए एक बार, पॉसिबल है तो। इसके अंदर मैं आपको बता दूं, इसके अंदर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, डिस्टिंग्विश बिटवीन जनरल इंग्लिश एंड बिजनेस इंग्लिश। जनरल इंग्लिश बिजनेस इंग्लिश हमने पढ़ा नहीं है, ये थोड़ा सा एक अमेंडेड पार्ट है, हम इसको पढ़ेंगे। बट मैं चाहता हूं आप इस क्वेश्चन को भी पढ़ के आए, ठीक है। तो ये आपका आज का छोटा सा होमवर्क है, पहले 5 क्वेश्चन डिफाइन विजुअल कम्युनिकेशन तक रीड करके आइए। आपको उसके हिसाब से कुछ चेंजेस करना है, अपने हिसाब से लिखना है, लिख करके आइए, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये पार्ट मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं, कब, आज का होमवर्क छोटा सा, ठीक है। और जिन स्टूडेंट्स का ये वाला पार्ट बाकी है लिखना, जो भी मैंने आपको दिया था लिखने के लिए, तो प्लीज ये वाला पार्ट कंप्लीट करिए और मुझे भेजिए। आप रात तक मुझे भेज सकते हो, मैं आपको कोशिश करूंगा रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। चलिए मैं यहाँ सेशन को स्टॉप कर रहा हूँ, राइट। इसको कंप्लीट करना है और मुझे बताना है, और वो फाइल में से पहले 5 क्वेश्चन आपने देख करके आने हैं, ठीक है। और लिखने के लिए कुछ नहीं दे रहा हूँ, कल अपन क्लास में मिलेंगे। सही है? यस। अरे हाँ या ना बोलो। यस। चलो बढ़िया, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑल टुमारो, ठीक है।